हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन TG2 के लिए एक वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हम बताएंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का बेस रूल ओम का नियम कहलाता है। बेस रूल होता है, ये बेसिक रूल है और इसको प्रतिपादित किया था जॉर्ज साइमन ओम ने। जीएस ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ओम के नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ओम के नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, जिसमें उन्होंने किसी चालक में बहने वाली धारा I, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक के प्रतिरोध R में रिलेशन बताया था, संबंध बताया था। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप आदि का परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा समानुपाती होती है। उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा समानुपाती होते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये एक चालक है। इस चालक के सिरों के बीच अगर हम B विभवांतर स्थापित करें तो इसमें यदि बहने वाली धारा I हो तो V is directly proportional to I। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो V = IR हो जाता है या I = V/R हो जाता है, जहां V लगाया गया विभवांतर है, R उस चालक का प्रतिरोध है तथा I उसमें बहने वाली धारा है। तो ये रिलेशन आपका आता है, ये रिलेशन मिलता है जिससे हम इस रिलेशन को प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि हम किसी चालक के सिरों के बीच B विभवांतर स्थापित करें तो उसमें बहने वाली धारा उस विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ये जो है आपका ओम का नियम प्राप्त होता है। इसको अगर हम ग्राफ से समझें तो इस ग्राफ में हमें क्या मिलता है? इस ऊर्ध्वाधर अक्ष में हम वोल्टेज लेते हैं तथा क्षैतिज अक्ष में धारा लेते हैं। ये ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओम के नियम में ऊर्ध्वाधर अक्ष में क्या लिया जाता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज लिया जाता है, और क्षैतिज अक्ष में क्या लिया जाता है? क्षैतिज अक्ष में हमें पता होना चाहिए कि धारा ली जाती है। तो इस तरह अगर हम अलग अलग विभवांतर स्थापित करें जिसमें अलग अलग धारा प्रवाहित हो तो इन मान लो किसी विभवांतर पर ये धारा कुछ है, एक पॉइंट मिलेगा, फिर इसी तरह अगले विभवांतर पर धारा कुछ है तो ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। इस तरह अगले विभवांतर पर हम देखेंगे ये हमें कुछ धारा मिलेगी। इस तरह इन बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये सीधी रेखा उस चालक का एक नियतांक व्यक्त करती है। इसी नियतांक को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका झुकाव नियत रहता है, इसका क्षैतिज अक्ष से
झुकाव नियत रहता है, ये झुकाव नियत रहता है। ये मान लो थीटा है अगर, तो ये झुकाव नियत है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि लाइन का रूल लगाएं या इसको आर कहें, तो वी अपान आई इक्वल टू आर हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या होगा, वी अपान आई। या सीधी रेखा का नियम लगाएं तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, मान लो ये अप्लाइड विभवांतर V है, इसमें उस समय बहने वाली धारा I है, तो tan थीटा बराबर V अपान आई, लंब बटे आधार, क्योंकि ये इसके बराबर होगा वोल्टेज से और धारा ये है, तो लंब बटे आधार V अपान आई। ये tan थीटा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, अर्थात R बराबर tan थीटा बराबर V अपान आई। तो इस तरह से V बराबर क्या मिलता है, I tan थीटा, I tan थीटा। तो ये एक सीधी रेखा को व्यक्त करता है जो मूल बिंदु से होकर के जाती है यहाँ से। तो इसमें हमें एक क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है जिसमें tan थीटा R के बराबर है। किसके बराबर है, R के बराबर। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम को व्यक्त करता है। तो हम देखेंगे, एक ग्राफ ऐसे जाता है, एक ग्राफ ऐसे जाता है, एक ग्राफ ऐसे जाता है, एक ग्राफ सीधा जाता है। तो सीधा जाने वाला ग्राफ ही ओम के नियम को व्यक्त करेगा, अर्थात ए बी सी और डी, ये आपका नियम। के बाद हम देखेंगे प्रतिरोध के नियम। दूसरा है प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EL। अगर चालक की लंबाई L है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EL। मान लीजिए ये एक चालक तार है और इसकी लंबाई L है, L है, तथा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कटाक्ष का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये अगर A है तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के क्षेत्रफल, चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल, उसके कटाक्ष क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R is directly proportional to 1 upon A। तीसरा, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ अर्थात चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता रो पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। चालक के
पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी चालक के पदार्थ पर, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का एक गुण होता है, न कि इसके लंबाई या क्षेत्रफल से प्रभावित होता है। तो उसका मटेरियल जो होता है, मटेरियल पर प्रतिरोधकता निर्भर होती है। तो इसलिए चालक के पदार्थ अर्थात चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। और इस तरह हम इन तीनों नियमों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A। और इस जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A, जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी के निशान को, तो R इज इक्वल टू रो L अपान A हो जाता है, जहां रो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। और चौथा जो प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर भी निर्भर करता है। चौथा जो रूल है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। अर्थात अगर, क्योंकि चालक हमेशा मेटल के होते हैं, तो ये मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि ताप बढ़ाया जाए तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। तो मेटल्स के लिए जो अल्फा का वैल्यू है, मेटल्स और उनके एलॉयज के लिए जो अल्फा का वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है। फॉर मेटल अल्फा पॉजिटिव, मेटल के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है। इसलिए जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक का अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो उसकी चालकता घट जाती है, यानी कि चालक का अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता घट जाएगी। इस तरह से ये हमारे 4 नियम प्रतिरोध के नियम कहलाते हैं, जिसके अनुसार R इक्वल टू रो L अपान A आता है। और चौथा ये है जो ये वातावरणीय प्रभाव यानी ताप पर जो है निर्भर है, वातावरणीय ताप पर निर्भर करता है, या ऐसी कंडीशन में जहां पर हमारा चालक लगाया गया है वो किस टेम्परेचर पर काम कर रहा है उस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम को हम जैसे R इक्वल टू V अपान I है, तो वोल्ट अपान एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होती है। तो प्रतिरोध की इकाई वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होती है, क्योंकि वोल्टेज की इकाई वोल्ट और करंट की इकाई एम्पियर है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर अर्थात ओम होती है। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको जो ये चीज मिली, अब इस पर हम जो है चर्चा करेंगे कि इन सभी का प्रभाव किस तरह प्रतिरोध पर पड़ता है। इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, अगले दिन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।